बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखीयता ये आदि जानते हुए यह भी जाने हैं कि ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन से हैं। उसमें हम लोगों ने जाना कि उद्गार की प्रकृति के अनुसार, प्रकृति यहाँ पर ध्यान दोगे, ये प्रकृति के अनुसार की जब बात होगी तो या तो केंद्र के द्वारा जो ज्वालामुखी विस्फोट करता है वो, या फिर एक दरार के माध्यम से जो उद्गारित होता है उसको कहा जाता है कि प्रकृति के अनुसार। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो विस्फोट की आवृत्ति। अब यहाँ पर शब्द है आवृत्ति, यानी कई बार वहाँ पर विस्फोट हो रहा है। तो एक तो हो जाता है जिसमें बार बार विस्फोट होते रह रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वैसी स्थिति को कहा जाता है सक्रिय। और प्रसुप्त वाले को ये कहा जाता है कि वैसा ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार हुआ और वो शांत लगा गया, शांत लगाने के बहुत दिनों बाद, अब उसका टाइमिंग कोई निश्चित नहीं होता है, और तब जाकर के बहुत बड़ा विस्फोट के साथ फिर से वो विस्फोटित होता है, उसको कहा जाता है प्रसुप्त। और तीसरी जो अवस्था होती है वो मृत या शांत, मृत और शांत उसको कहा जाता है, जिसमें कि अब ज्वालामुखी वहाँ जो हुआ था उसके बाद कई सालों तक, करीब करीब 300 सालों तक किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी का विस्फोट वहाँ नहीं हो रहा है, उसको कहा जाता है मृत या शांत। तो इस तरह से विस्फोट की आवृत्ति जब पूछे कि आवृत्ति के अनुसार ज्वालामुखी के कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं, याद रखना, सक्रिय, प्रसुप्त और मृत या शांत। तीसरी स्थिति हम लोग देखते हैं उद्गार की आकृति के अनुसार। तो उद्गार की आकृति के अनुसार यहाँ पर ध्यान दोगे बच्चों, प्रकृति जब पूछेगा तो क्या बोलना है, केंद्रक और दरारी वाला। विस्फोट की आवृत्ति जब पूछे, आवृत्ति, तो वहाँ पर हो जाएगा सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। आकृति के अनुसार, जब आकृति यानी बनावट की जब बात हो जाएगी तो वैसी संरचना जो अंतर्भेदी और बहिर्भेदी दोनों है वो आ जाएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे उद्गार की आकृति के अनुसार, क्योंकि उसी दिन मैं बोली थी कि इसको विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अब देखेंगे हम लोग उद्गार की आकृति के अनुसार। तो उद्गार की आकृति के अनुसार 2 तरह का होता है। उद्गार की आकृति यानी बनावट, इसके अनुसार दो तरह का, एक बहिर्भेदी या बाह्य, बहिर्भेदी स्थलाकृति, और दूसरा हो जाता है अंतर्भेदी स्थलाकृति। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि बहिर्भेदी यानी कि बाहर, तो मान लिया जाए ये चट्टान अपनी धरती का ऊपरी सतह है, इसके ऊपर जो आकृति नज़र आएगी उसको कहा जाएगा बहिर्भेदी, यानी वो बाहर दिखाई देने लगे। और अंतर्भेदी वैसे को कहा जाएगा जो चट्टान के भीतर ही रह जाए, यानी कि इसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर न दिखाई दे, उसको कहा जाता है अंतर्भेदी। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा कर लें, बहिर्भेदी पर। बहिर्भेदी स्थलाकृति, इसको हम लोग देखेंगे तो पाते हैं कि किस किस प्रकार का अब आकृति या स्थलाकृति हमें दिखाई देता है। तो पहला हम लोग देखते हैं गुंबदाकार, गुंबदाकार शंकु, गुंबदाकार शंकु। दूसरा है शील्ड शंकु, शील्ड शंकु। तीसरी स्थिति आती है सिंडर कोन, सिंडर कोन। चौथा हो जाता है मिश्रित शंकु, और पांचवी स्थिति में परिपोषित, परिपोषित शंकु। छठा जो बनता है वह आकृति हो जाती है
दरार के माध्यम से जो पठार का निर्माण होता है, यानी बेसाल्टी पठार। इसके बाद जो आकृति तैयार होती है वह है ज्वालामुखी कुंड या कालडेरा या ज्वालामुखी कुंड। कालडेरा के बाद अब हम लोग देखते हैं कि और क्या स्थिति इससे निर्मित होती है। तो एक हो जाता है गीजर, गर्म सोता और धुआंरे। इन तीनों चीज़ों को हम लोग एक साथ देख लेंगे कि ये क्या है। इसके बाद एक और स्थिति बनती है जो महासागरों में होती है। तो महासागरों में जो स्थिति बनती है आकृति, उसको कहा गया है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। अब हम लोग बारी बारी से सब पर विचार कर लें कि कौन कैसा होता है। अब हम लोग ध्यान देंगे गुंबदाकार शंकु। गुंबदाकार शंकु किसको कहा जाएगा? तो ये मान लिया जाए अपना ये धरती का आधार तल है, ठीक है। इसके नीचे इस एरिया में क्या है कि ये मैग्मा चेंबर है। मैग्मा चेंबर में क्या होता है कि ये इसमें संवहनीय धाराएं चलती हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ऐसी धाराएं जो चलती हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एक क्षेत्र बनता है जहाँ से ये दरार उत्पन्न होता है और या छिद्र उत्पन्न होता है, उसी से ज्वालामुखी विस्फोटित होता है। जब ये गुंबदाकार वाली स्थिति होगी तो यहाँ से जो ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ तो इससे गाढ़ा और चिपचिपा लावा निकलेगा। कैसा निकलेगा? गाढ़ा और चिपचिपा। तो निश्चित है जब गाढ़ा है तो वो जल्दी ठंडा होगा। इसलिए इसमें क्या होता है बच्चों कि आधार कम और ऊंचाई अधिक, और क्या होता है कि इसका जो क्षेत्र होता है ये देखेंगे हम लोग, तो इसमें आधार कम दिखा और ऊंचाई अधिक। और इसका ढाल अगर हम लोग केयर करें तो ढाल ये खड़ी ढाल वाला बनता है। ऊपर में ये गुंबदाकार हो जाता है और ये खड़ी ढाल वाला, यानी आधार कम। किस वाले में? गुंबदाकार शंकु में आधार ये नीचे का पोर्शन ये कम है और इसकी ऊंचाई अधिक है, ऊंचाई अधिक। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो ढाल होती है वो खड़ी ढाल होती है, बिल्कुल खड़ी ढाल। और वैसी स्थिति जो होती है तो इसको कहा जाता है कि ये गुंबदाकार शंकु है। उदाहरण स्वरूप हम लोग इटली में जो स्ट्रोम्बोली हुआ, वेसुवियस हुआ, ये सारा इसमें हम लोग उदाहरण में दे सकते हैं। अगला है शील्ड शंकु। अब शील्ड शंकु किसको कहेंगे? तो शील्ड शंकु जो होता है इसमें क्षारीय गुण वाला लावा होगा। तो आप लोग को बता चुकी हूँ पहले भी, तो याद ही होगा कि क्षारीय गुण वाला मीन पतला। तो वैसा लावा जो पतला होगा, तो पतला जब होगा तो उसका गुण क्या होता है कि ये अब दूर तक बिखरता है। स्थिति वही है ज्वालामुखी की कि आधार तल होगा और नीचे मैग्मा चेंबर होगा और वहाँ से ये विस्फोटित होगा। जब ये विस्फोटित होगा तो उस समय क्या होगा कि ये पतला लावा वाला है ना, तो इसलिए ये दूर तक फैलेगा। ये स्थिति क्या होगी कि ये दूर तक ये लावा आपका ये दूर तक पहुँचेगा। और वैसी स्थिति में क्या होगा कि यह पहुँच करके ये जो स्थिति देगा उसका इस रूप में ये नज़र आएगा, यानी आधार जो होगा वो काफ़ी चौड़ा, ये आधार ये हो गया। तो आधार हम इसमें क्या देख रहे हैं? आधार इसका चौड़ा दिखेगा और जो ऊंचाई है ऊंचाई कम होगी, ऊंचाई कम। और इसमें ढाल जो देख रहे हैं हम लोग वो निम्न ढाल का है, तो निम्न ढाल वाला होगा, निम्न ढाल वाला। देखने से पता चल रहा है कि ये चपटा
किस्म का दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस शंकु को, जो शील्ड शंकु है, इसको चपटा शंकु के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार यानी दूरी तक ये फैला होता है, क्योंकि ये पतला होता है, ये जल्दी गाढ़ा नहीं रहता है, इसकी वजह से ये पूरा तरल होता है। तरल रहेगा तो फैलेगा ही। तो यह जो स्थिति आती है उसमें हम लोग जितना भी हवाई द्वीप में जितने ज्वालामुखी, उनमें ये गुण दिखाई देता है, जिसमें मौना लोआ को हम लोग विशेष करके नाम उसका ले सकते हैं। अब अगला हम लोग देख लें सिंडर कोन। सिंडर कोन में क्या होता है कि स्थिति यही होगी। मेन है कि जब शील्ड शंकु का निर्माण होता है तो ये धीरे गति से होता है, बहुत तेज विस्फोट के साथ नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि फैलाव ज़्यादा होता है। अब जब सिंडर कोन की बात करेंगे तो इसी छिद्र में, जो ये ज्वालामुखी का जो छिद्र आगे बढ़ रहा है, इसी छिद्र में क्या होता है कि पानी भर जाता है। और जब इसमें पानी जाएगा इस छिद्र में, मुहाने में इसके, तो क्या होता है कि विस्फोट होता है। विस्फोट से ऊपर का ये एरिया, जो ऊपरी क्षेत्र है, इसका ऐसे करके ये धंस जाता, ये विस्फोटित हो जाएगा, यानी उठ जाता है, उड़ जाता है। तो उतना एरिया जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर इसको हम मिटा करके तुम लोग को दिखा रहे हैं बच्चों कि ये किस प्रकार का ये रूप ले लेता है। अब विस्फोट जब होता है तो ये टूटता है, टूट करके इसका जो रूप आता है वो इस तरह से आ जाता है। ये विखंडित रूप, यानी वी आकार का ऐसा बनता है, दोनों चट्टान की ओर से लगता है कि ये आकृति प्रदत्त करता है। तो वैसी स्थिति में जो यहाँ पर ये खालीपन हुआ, इसी को कहा जाता है सिंडर कोन। तो मौना लोआ में भी ये स्थिति दिखाई देती है। अब अगला है मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु में क्या होता है कि नाम से ही पता लग रहा है मिश्रित, यानी कि दोनों तरह का। वो लावा का जो उद्गार होगा वो अम्लीय भी होगा, कहीं कहीं क्षारीय भी होगा, तो कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसमें एक प्रस्तर तैयार हो जाता है, स्तर तैयार हो जाता है। और यह जो होता है ये ऐसे एक बार आया, यानी बहुत बड़ा विस्फोट के साथ होता है। जब कभी भी इसका निर्माण होगा बहुत बड़े विस्फोट के साथ। और दूसरा यह चीज़ भी ध्यान देना है कि लेयर कैसे बनता है। लेयर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी में पाया जाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी को हम लोग जान चुके हैं, वैसा ज्वालामुखी जो एक बार विस्फोट के बाद बहुत दिनों के बाद उसमें फिर विस्फोट होता है। तो जब ये इतना ठंडा हो चुका है और बहुत दिनों के बाद विस्फोट होगा तो ये एरिया निश्चित है कि एक लेयर और लेगा, एक परत और आया, फिर रहे अब चुप लगा गया, फिर उसके बाद एक विस्फोट हुआ और इसी पर ये लेयर और एक चढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें कई प्रस्तर दिखाई देते हैं, यानी स्तर। तो ऐसे में इसको कहा जाता है प्रस्तरीय शंकु भी कहा जाता है, या मिश्रित शंकु भी इसे कहा गया है। तो यह क्या होता है कि यह भी, इसमें भी देखते हैं हम लोग कि आधार कम और ऊंचाई ज़्यादा होता है और इसमें परत पाई जाती है, इसलिए परतदार शंकु या प्रस्तरीय शंकु के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मिश्रित शंकु है, यानी मिला हुआ। तो मिश्रित शंकु में अगर हम लोग ध्यान दें तो उदाहरण के रूप में हम लोग ले सकते हैं जो जापान का फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा इसका अच्छा उदाहरण है मिश्रित शंकु का। अब अगला हम लोग देखते हैं परिपोषित शंकु। अब परिपोषित मान के चला जाए कि जो शंक्वाकार स्थिति ज्वालामुखी के द्वारा आ गई, उसमें क्या हुआ कि इस रास्ते में किसी तरह से अवरोध आ गया, ये बंद हो गया, अपना ही कंकड़ पत्थर इसमें कहीं फंस गया और वो उद्गारित नहीं हो पा रहा है। तो वैसी स्थिति या तो बंद हो जाएगा या फिर कोई और रास्ता ढूंढ करके इसमें से ये प्रस्फुटित हो जाएगा दूसरी ओर। अब यहाँ पर इसका लवा निकल करके क्या होगा, अब इस तरह से एक दूसरा ही एरिया बना लेगा, यानी कि अब यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ इससे, और यहाँ पर क्या किया कि एक एरिया तैयार कर लिया, एक शंकु तैयार कर लिया। तो ऐसे में क्या होता है कि ये एक तो मेन शंकु था यानी मुख्य, और उसमें से अब ये शाखाएं निकल गई तो उनको कहा जाता है परिपोषित शंकु। ये परिपोषित शंकु क्या होते हैं, इसका उदाहरण में हम लोग देखेंगे कैलिफोर्निया का शास्ता, माउंट शास्ता, उस पर शास्तिना जो माउंट है वो ऐसा ही है। तो इसका परिपोषित शंकु का अच्छा उदाहरण शास्ता और शास्तिना। अगला हम लोग देखें बैसाल्टी पठार। नाम से ही पता लग रहा है कि ये बैसाल्ट का वहाँ पर क्या होगा, उद्गार होगा,
तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ये किसी दरार के माध्यम से, इसको मिटा लेती हूँ, यह जो लावा होता है वो किसी दरार के माध्यम से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अब एरिया में ऐसा फैल रहा है। फैलते 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 एक उच्च भूमि का निर्माण कर लिया। तो उच्च भूमि का जब निर्माण करेगा तो वो एक अच्छा खासा मैदान या पठार का निर्माण हो सकता है। तो बैसाल्टी पठार जो होता है वो दरार के माध्यम से या फिर छिद्र के माध्यम से, फव्वारे के माध्यम से भी इसका निर्माण होता है। तो यह जो होता है बैसाल्टी पठार, जैसे मैं उदाहरण देख लिया जाए अपने भारत का दक्कन का पठार, तो भारत के दक्कन का पठार जो है उसको दक्कन ट्रैप भी कहा गया है, कारण उसकी संरचना जो है वो सीढ़ी नुमा पाई जाती है। भारत का दक्कन का पठार, अब ये दक्कन का जो पठार है वो कैसा है, तो ये पठार इसको कहा जाता है दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप क्यों कहा गया है, इसलिए क्योंकि ये क्या होता है, ये इसकी जो रचना हुई है वो ठहर ठहर के हुई है और इस क्रम में क्या हुआ है कि सीढ़ी नुमा आकृति कुछ बन गई है, जिसकी वजह से इसको नाम मिला हुआ है दक्कन ट्रैप, जो दुनिया का सबसे बड़ा पठार के रूप में माना गया है, ज्वालामुखी पठार के रूप में। अब हम लोग अगला देखेंगे कॉल्डेरा। कॉल्डेरा या इसको ज्वालामुखी कुंड के नाम से भी जानते हैं। जितनी भी आकृतियां अभी तक हम लोग जाने उसमें कॉल्डेरा का निर्माण बहुत ही बड़े विस्फोट के साथ होता है। ये इतना तेज विस्फोट होता है कि इसके विस्फोट होने से क्या होता है कि मान के चला जाए कि ये एक शंक्वाकार आकृति का ये पर्वतीय ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, यहाँ से ये निकला और बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि इसका कुछ अंश उड़ गया और कुछ अंश इसका धंस गया। धंसा जब ये, तो ये इस स्थिति में आ गया, यानी टूट गया, विध्वंस हो गया। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये ऊपर का भाग टूट करके बिखर जाता है। जब बिखर जाता है तो ये एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और हम लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा गड्ढा बन करके क्या होता है कि ये एकदम ये कहाँ आ जाता है, जो मैग्मा चेम्बर है उसके नज़दीक आ जाता है। और जब कभी इसकी स्थिति, अब इसमें विस्फोट होना कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और इसमें जल भर जाता है, तो वैसे स्थिति में जल जब भर जाता है तब इसको ज्वालामुखी कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये इतना ध्यान रखना है कि कॉल्डेरा का निर्माण बहुत ही तेज विस्फोट के साथ होता है, जिसमें क्या होता है कि ऊपरी जो शीर्ष होता है वो उड़ता तो है ही, धंस भी जाता है, नीचे की ओर हो जाता है। नीचे की ओर होने से क्या होता है कि ये मैग्मा चेम्बर के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे इक्वेडोर का कॉल्डेरा। अब इसके बाद देख लेते हैं गीजर, गर्म सोता और धुआंरे को। ये क्या होता है, तो गीजर जब कभी भी ज्वालामुखी जहाँ पर विस्फोटित होता है उसमें से अब अन्य जो मैग्मा के द्वारा जो लावा बाहर आ रहा था वो लावा न बाहर आ करके जल आने लगता है। तो जल जब उछाल करके यानी ऊपर की ओर उड़ता हुआ है तो उसको कहा जाता है गीजर। क्या नाम दिया जाता है, गीजर। जब इसमें उछाल होगा, जल में क्या होगा, उछाल होगा। और वही स्थिति हम लोग देखते हैं गर्म सोता क्या होता है कि वो ज्वालामुखी के रास्ते से ही आएगा, यानी उसमें भी मैग्मा का अंश जो लावा के रूप में बाहर आता है वो नहीं होगा, बल्कि जल होगा और जल स्थिर होगा, गर्म होगा, उसको कहा जाता है गर्म सोता। इन सबको अगर उदाहरण के स्वरूप में देखना हो तो अलास्का का येलो स्टोन जो पार्क है वहाँ पर ये गीजर और गर्म सोते का बहुत ही अच्छा उदाहरण मिलेगा। उसके बाद है धुआंरे की बात। तो धुआंरा जो है ये ज्वालामुखी, जो सक्रिय ज्वालामुखी होता है उसका ये अंतिम रूप होता है, यानी अंतिम स्थिति में जब आ जाए तो उसके मुख से धुआं आता है, यानी जल वाष्प और धुआं ये गैसें निकलती हैं और उसके साथ क्या होता है कि गंधक और बोरिक एसिड निकलता है। गंधक और बोरिक एसिड ऊर्जा का एक माध्यम होता है जो यूएसए में और इटली में इससे क्या किया जाता है, एनर्जी तैयार किया जाता है, विद्युत तैयार किया जाता है। तो इस तरह से धुआंरे जो है वो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अभिक्रिया है। इसके बाद
अब देख लेते हैं हम लोग मध्य महासागरीय कटक। ये नाम से ही पता चल रहा है कि यह जो स्थिति होगी, कटक जहाँ निर्मित होगा वो क्या होगा, वो कोई ना कोई महासागर होगा। तो मध्य महासागरीय कटक की जब बात आती है तो इसको हम लोग देखें कि मान लिया जाए कि यह जो एरिया है वो सागर का एरिया है और ये निचला प्लेट है, इसका ये प्लेट है भीतर का तली, और यहाँ से क्या होता है कि ज्वालामुखी उद्गारित हो जाता है। ज्वालामुखी जब उद्गारित होगा तो यहाँ से यहाँ एक दरार आएगा और इसी दरार के माध्यम से जो लावा बाहर आएगा उससे कटक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो पूरा जल क्षेत्र है इसमें ये दो प्लेटें हमें नज़र आ रही हैं, एक इसको मान लिया जाए और एक ये, यानी जब ये दो प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग जाती हैं, यानी एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये प्लेटें क्या हो रही हैं, दूर हो रही हैं, घसक रही हैं। और वैसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर ये घसकने के कारण, यानी इसको एरो दे दिया जाए, ये खिसकने के कारण यहाँ पर एक दरार आ गया और इसी दरार के बीच में जो ज्वालामुखी विस्फोटित हुआ उसी से कटक का निर्माण होता है। कहा जाता है कि पूरे महासागरों में, हिंद महासागर हो या अन्य महासागर हो, अटलांटिक महासागर, सारे महासागरों के बीच में जो मध्य महासागर में ये कटक का निर्माण हुआ है, करीब करीब 70,000 किलोमीटर ये पूरा पैमाने में कटक क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहिर्भेदी स्थलाकृति को हम लोग बखूबी जाने और उदाहरण सहित समझे। अब आगे हम लोग देखेंगे अंतर्भेदी स्थलाकृति। अब लोग देखेंगे अंतर्भेदी स्थलाकृति। इसमें क्या क्या होता है? अंतर्भेदी नाम से ही पता लग रहा है कि यह स्थलाकृति कहाँ तैयार होगी, तो ज़मीन के भीतर ही। अब ये बाहर प्रस्फुटित होकर के नहीं आएगी। तो अंतर्भेदी स्थलाकृति में क्या होता है कि इसको हम लोग बाई फिगर ही देख लें कि मान के चला जाए कि ये अपनी धरती के भीतर का चट्टानी इलाका है, इतना, और इसमें कई तरह का इसमें परत पाया जाता है। तो ये परतें हो गई ज़मीन के भीतर की। ध्यान दोगे बच्चों, ज़मीन के भीतर की बात है। ये धरती का ऊपरी भाग है, ये जो ऊपर है ये वाला धरती का ऊपरी भाग लिया जाए। अब इस ऊपर की ओर आकृति जितनी थी उसको हम लोग जान चुके बहिर्मुखी में या बहिर्भेदी में। अब हम लोग जान रहे हैं अंतर्भेदी। तो अंतर्भेदी का अर्थ है कि भीतर ही भीतर जो आकृति बनेगी। हमारी धरती सभी जगह एकदम सख्त नहीं है कि उसमें कुछ भी प्रवाहित ना हो, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जिसमें कि जगह है जहाँ पर तरल पदार्थ पहुँच सकता है। तो जैसे हम लोग फूल बगान इन सब में पानी जब देते हैं तो देखते हैं कि एक जगह में पानी डालेंगे वो आगे की ओर फैल जाता है। तो वैसी ही स्थिति होती है कि यहाँ से जब मैग्मा क्षेत्र से, ये नीचे का जो पोर्शन रहा वो मैग्मा क्षेत्र है, तो मैग्मा क्षेत्र इतना वाला एरिया, अगर ये मैग्मा क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये पूरा का पूरा ये मैग्मा क्षेत्र में आ गया। ये पूरा निचला हिस्सा हमारा क्या हो गया, मैग्मा चेम्बर। ये निचला हिस्सा हमारा मैग्मा चेम्बर हो गया। और ये मैग्मा क्या होता है कि यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई छिद्र हो गया और यहाँ से ये मैग्मा निकल करके चट्टान के इस परत में पहले फर्स्ट वाले एरिया में ये जाता है। तो पहले वाले में जा कर के जब ये आच्छादित हो जाता है, पूरे में ये इस तरह से भर जाता है, तो वैसी स्थिति जो आती है और भर करके इधर उधर अब कहीं ये जा नहीं पाता है। इसी में क्या होता है, ये ठंडा हो गया, इसी एरिया में ये ठंडा हो गया। इसको नाम मिलता है बैथोलिथ। याद रखोगे बच्चों कि मैग्मा निकला और छिद्र करके अपने ही अभी लेयर में है, चट्टान में ही है, और वो पहले वाले लेयर में पूरे में जा कर के वो फैल गया और फैल करके इसी में ठंडा हो गया। जब इसी में ठंडा हो गया तो इसको नाम मिलता है
बैथोलिथ। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। और बैथोलिथ वह एरिया होता है, वह क्षेत्र होता है जो सबसे आंतरिक यानी अंतर्भेदी जो स्थलाकृति होती है, इसमें सबसे बड़ी आकृति जो बनती है वो बैथोलिथ की बनती है, जिसको कि ये निचले भाग में हम लोग देख रहे हैं। ये पूरा एरिया मैग्मा से भरा हुआ है और ये धीरे धीरे यहीं पर ठंडा हो गया, ये कहीं गया नहीं। तो ये पूरा एरिया बैथोलिथ के नाम से जाना गया। अब दूसरी स्थिति आती है क्या, कि मान के चला जाए कि यहाँ से क्या हुआ कि ये मैग्मा क्या करता है कि एक छिद्र बना करके और इस एरिया से होते हुए ये ऊपर की ओर ये चला गया। ऊपर की ओर जब गया तो इसमें क्या है कि ये इसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बैथोलिथ वाले इलाके से। और इसमें ये मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा जो भरा हुआ है वो इसी में क्या हो गया, ये ऊपर की ओर ना जा करके इसी में ठंडा हो गया। जब इसी में ठंडा हो जाएगा तो ये हम लोग देख रहे हैं कि एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्तंभ के रूप में दिख रहा है, तो इसको नाम दिया जाता है डाइक। क्या कहा जाता है? डाइक। और यह क्या होता है कि जब ऊपर का भाग अगर अपर्दित हो गया तो ये ऐसा मुख दिखाई देता है इसमें, यानी अपर्दित जब हो जाएगा तो इस रूप में ये दिखाई देता है। अब अगली स्थिति को देखते हैं कि यहाँ पर ये डाइक के सहारे ही कोई एरिया निकला और निकल करके क्या हुआ कि गुंबदाकार स्थिति में, किस स्थिति में? गुंबदाकार स्थिति में यहाँ पर ये जमा हो गया। जब जमा होकर के इसी स्थान पर ये ठंडा हो गया तो इसको कहा जाता है, जब ऐसी आकृति बन जाती है तो ऐसी आकृति को नाम दिया जाता है, ये वाली आकृति को लैकोलिथ। लैकोलिथ। ध्यान दोगे बच्चों, जब ये गुंबदाकार स्थिति में एक डाइक से जुड़ा हुआ और गुंबदाकार स्थिति में वहाँ पर ठंडा हो जाए मैग्मा, तो उसको कहा जाता है लैकोलिथ। अब अगला हम लोग देखेंगे बच्चों कि जो अगली स्थिति हम लोग जानेंगे वो कहलाता है लैपोलिथ। वो हुआ लैकोलिथ, ये होगा लैपोलिथ। लैपोलिथ में क्या होता है कि एक क्षैतिजा आकार में, यानी कि अब ये जो स्थिति होगी वो ऐसी होगी, तो क्षैतिजा आकार में यह तश्तरी नुमा, देखने से लगेगा कि कोई तश्तरी है। उस आकृति में जब यहाँ पर मैग्मा जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इसको कहा जाता है लैपोलिथ। यह भी डाइक के सहारे ही ऐसे गया हुआ होता है, तो ये कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? लैपोलिथ। लैपोलिथ नाम में आप कंफ्यूज नहीं होगे। जब वो गुंबदाकार होगा तो लैकोलिथ, और जब वही उल्टा यानी गुंबद का उल्टा हो जाएगा, तश्तरी नुमा हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा लैपोलिथ। ये क्षैतिजा अवस्था में होता है, यानी कि धरातल से लगे लगे चौड़ाई में। तो अब हम लोग देखेंगे सील और शीट। सील और शीट किसको कहा जाएगा? तो सील जो होता है वो मोटी आकृति, यही मैग्मा फेंका करके क्या हो जाता है कि मोटी आकृति में यहाँ पर ये अगर ठंडा हो गया तो इसको कहा जाता है शील। इसको कहा जाएगा सील। ये भी क्षैतिज आकार में होता है, सील। और यही स्थिति जब पतले आकार में और वो क्या हो जाएगा, उसमें ये मैग्मा ठंडा हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा शीट। जब मोटा होगा क्षैतिजावस्था में ही मोटी आकृति को सील कहा जाएगा, और जो पतली आकृति रहेगी उसको कहा जाता है शीट। अगली आकृति जो निर्मित होती है वो कहलाती है फैकोलिथ, यानी फेंकाया हुआ। अब वहाँ पर बच्चों समझना क्या होता है कि इसके शीर्ष पर यहाँ पर ये मैग्मा का जमा हो जाएगा ऊपर में, और एक हो गया निचला हिस्सा में ये, यानी ये अपनति, इसको अपनति पर कहा जाएगा कि ये अपनति पर है जमाव, और ये अभिनति पर।
अपनति और अभिनति आकृति नहीं है, उसकी स्थिति है कि अपनति यानी ऊपर वाला और अभिनति में नीचे वाली जो संरचना है वो। तो ये जब ऐसी स्थिति में संरचना दिखाई देगी तो इसको कहा जाता है फैकोलिथ। ये दोनों ही का नाम है फैकोलिथ। इस क्षैतिजाकार स्थिति को जो अपनति और अभिनति के रूप में प्राप्त होता है इसको कहा जाता है फैकोलिथ। तो इस तरह से हम लोग जो पृथ्वी के भीतर संरचना पाई जाती है उसको हम लोग बखूबी जाने। बच्चों एक बार ध्यान से इसको फिर से हम लोग जान लें, क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो काफ़ी मिले जुले हुए हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि ये मैग्मा चेम्बर हुआ और मैग्मा चेम्बर के जस्ट पास बैथोलिथ आकृति बनती है। कौन सी आकृति बनती है? बैथोलिथ। बैथोलिथ अंतर्भेदी चट्टान का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, तो यहाँ ध्यान देंगे तो इस बैथोलिथ से जुड़ा हुआ ये जो स्तंभ रूपी ऊपर की ओर नजर आ रहा है, तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस स्तंभ को कहा जाता है डाइक। क्या कहा जाता है? डाइक। इसमें मैग्मा जमा होता है और यह जो डाइक है ये ज़्यादातर जो अपना भारत का दक्कन का पठार है वो उस पर स्टैंड जैसा भीतर में दिखाई देता है। और अब आ जाएं हम लोग इस वाले कंडीशन में। यहाँ पर ये जो गुंबदाकार फिगर दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया जाता है लैकोलिथ। ये कर्नाटका के पठार में ज़्यादातर ये वहाँ पर दिखाई देता है। अब उसके बाद लेपोलिथ को देख लें, वो गुंबदाकार था और ये है तश्तरी नुमा, यानी उसका ठीक उल्टा। तो तश्तरी नुमा है तो ये क्षैतिजा अवस्था में है, तो क्षैतिजा अवस्था में पाई जाने वाली तश्तरी नुमा आकृति को लेपोलिथ कहा जाता है। और यह भी डाइक से जुड़ा हुआ होगा तब तो यहाँ पर मैग्मा पहुँच पाएगा। और उसके बाद है ये सील और शीट। सील और शीट क्या होता है? सील जो होता है वो वैसा क्षैतिजा अवस्था में फैला हुआ एरिया होता है, क्षेत्र होता है जहाँ पर मैग्मा जम जाता है। मोटा क्षैतिजा अवस्था में जमे भाग को सील नाम दिया जाता है और वही चीज़ जब पतला होता है तो इसको शीट कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अपनति और अवनति में जमे हुए मैग्मा को। अपनति और अवनति, अपनति यानी ऊपर वाला, यानी जो भी चट्टान का ऊपरी एरिया होगा वो, और अभिनति यानी निचला। और उसी स्थिति में ये जब जमाव दिखेगा मैग्मा का तो इसको कहा जाता है फैकोलिथ, यानी ये फेंकाया हुआ है, छिटाया हुआ है, तो ये हो जाता है फैकोलिथ। तो इस तरह से हम लोग इन सारे को ये जान लिए कि अंतर्भेदी स्थलाकृति किसे कहेंगे। बच्चों अंतर्भेदी स्थलाकृति को बताने के बाद अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ जितना भी ये है इसमें कहीं भी आप अब इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये अंतर्भेदी और बहिर्भेदी दोनों को जानने के बाद यह भी जान लें हम लोग कि ज्वालामुखी विस्फोट आखिर इससे लाभ क्या क्या होगा और हानि क्या होगी। तो लाभ तो निश्चित है कि आप लोग कहेंगे कि जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो हानि ही हानि होगा। हानि तो संभव है ही, कारण कि वो जिस एरिया में ज्वालामुखी विस्फोट होगा उस एरिया के पारितंत्र को डिस्टर्ब करेगा। वो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो जीव जंतु होंगे उनको भी बर्बाद करेगा, उनका भी विनाश होगा और वहाँ के पेड़ पौधों को भी क्षत विक्षत करेगा। दूसरा क्या होता है कि इससे जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है उस समय जो लावा भीतर से आता है वो तरल जब होता है तो बहुत सारे क्षेत्रों में फैल जाता है। तो वैसे में कृषि योग्य अगर भूभाग है या मैदानी एरिया है या जो भी है तो वहाँ पर ये पूर्णतः क्षति पहुँचाएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर वो काफ़ी विस्फोट के साथ आ रहा है तो वो वायुमंडल में धूल, कण, वाष्प, धुआं, जो गैस इससे निकलते हैं वो सारा कुछ उसमें वो बिखेरेगा। और उससे क्या होता है कि अगर कोई हवाई जहाज़ वगैरह या कोई चिड़िया उड़ रही है तो उन सबों को भी ये डिस्टर्ब करता है, क्षति पहुंचाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हानि के रूप में तो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन अब लाभ की बात आती है कि लाभ इससे क्या होगा। तो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा लाभ यही होता है कि जो भीतर से खनिज पदार्थ जिनको कि खोदना निकालना मुश्किल होता है वो भी ऊपरी लेयर में आ जाते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि जितने भी जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं वह भी ज्वालामुखी के माध्यम से ऊपर आते हैं। और अगला हम लोग उसमें देखते हैं
कि जो हमारा मकान निर्माण का जो मटेरियल होता है उन सबों की भी प्राप्ति ज्वालामुखी वाले एरिया में होता है। और ज्वालामुखी का जो गीजर और गर्म सोता ये सब हम लोग जाने, और धुआंरे, उससे क्या होता है, गीजर या गर्म सोता में वो गंधक युक्त पानी होता है, उससे चर्म रोग अगर शरीर में है तो चर्म रोग सही हो जाता है। धुआंरे से क्या होता है, विद्युत उपार्जन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी अगर हानि पहुंचाता है तो वो क्या देता है, हमें कुछ लाभ भी मुहैया कराता है और नई स्थलाकृतियों का भी निर्माण करता है। इस तरह बच्चों ज्वालामुखी से संबंधित इस वीडियो को मिला करके 3 वीडियो डला हुआ है, आप लोग तीनों को देख लेंगे। ज्वालामुखी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न अब आपके मन में बाकी नहीं रह जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी अध्ययन को काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ाते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप सफल कर पाएँ, इसी उम्मीद के साथ जय हिंद।